चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे हम। चैप्टर नेम है हमारा कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर में हमने ईयू को पढ़ लिया है, हमने एशियान को पढ़ लिया है। अब हमारा नया जो टॉपिक है, जो नया अल्टरनेटिव सेंटर्स है वो क्या है, या हमारा नया कंटेम्प्रेरी सेंटर्स जो पावर का है वो है चाइना। राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं चाइनीज इकोनॉमी। तो किस तरीके से जो चाइनीज इकोनॉमी थी, जो आज के टाइम की चाइनीज इकोनॉमी है और जो पहले के टाइम की चाइनीज इकोनॉमी थी, उसमें क्या क्या चेंज आए, किस तरीके से जो आज के टाइम की चाइनीज इकोनॉमी है वो यहाँ तक पहुंची है, तो वो सारा हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और हमारे चाइना के साथ क्या रिलेशन है वो भी हमारा इस आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। हमें पता है कि चाइना जो है हमारी एक नेबरिंग कंट्री है, और जो चाइना की इकोनॉमी है वो 1978 से ही इम्प्रूव होनी शुरू हो गई थी। ओके, उससे पहले चाइना का जो मॉडल था वो भी इतना इम्प्रूव नहीं था। अब चाइना की इकोनॉमी जो है वो इतनी अच्छी है कि एक जो है ये भी अनुमान लगाया जाता है कि 2040 तक, यानी कि 2040 तक जो है जो चाइना की इकोनॉमी है वो यूएसए को भी थ्रो बैक कर देगी, यानी कि पीछे छोड़ देगी। तो चाइना की इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि चाइना की इकोनॉमी किस तरीके से इम्प्रूव हुई। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन को पढ़ा था हमने, तो इसी तरीके से चाइना ने भी ये रूल को अपनाया था। राइट, तो चाइना के अंदर जो चाइना की स्ट्रेंथ है वो क्या है, चाइना की जो स्ट्रेंथ है वो इसकी पॉपुलेशन है, ये इसके रिसोर्सेज है, और जो इसकी लोकेलिटी है वो जो है इसकी पॉपुलेशन है ना। 1949 में जो है रिपब्लिक हुआ था। रिपब्लिक मतलब जिस टाइम हम इंडिपेंडेंट हुए उसी के आसपास, यानी कि जिस टाइम तक हम भी रिपब्लिक नहीं हुए थे उस टाइम तक चाइना जो है, उसी टाइम जो है चाइना रिपब्लिक हुआ। तो चाइना का जो एक लीडर था जिसका नाम मायो था, मायो की लीडरशिप में उन्होंने किसको, कौन सी आइडियोलॉजी को अपनाया, उन्होंने भी सोवियत यूनियन की जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को अपनाया। आइडियोलॉजी हम लास्ट वीडियो में पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर 1 में कि यूएसएसआर के अंदर कौन सी आइडियोलॉजी थी, जो है सोवियत यूनियन के अंदर कौन सी आइडियोलॉजी थी, सोशलिज्म थी। ठीक है, तो उन्होंने भी सोशलिज्म आइडियोलॉजी को अपनाया, और उन्होंने भी सब कुछ जो है गवर्नमेंट ने जो है लोगों को बेसिक चीज दी, इंपॉर्टेंट, जैसे कि एजुकेशन लोगों को दी। उन्होंने एग्रीकल्चर किया, और इसके बाद उन्होंने बाहर की कंट्रीज के साथ जो है उनका ज़्यादा कोई लेन देन नहीं था। ठीक है, थोड़ा बहुत होता था। क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए चाइना के अंदर जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो एग्रीकल्चर वो इंपोर्ट करते थे दूसरी कंट्रीज के अंदर, तो उससे उनको जो भी करेंसी मिलती थी वो क्या खरीद लेते थे, टेक्नोलॉजी खरीद लेते थे। क्योंकि हमें पता है कि हमें अगर दूसरी कंट्री से कुछ भी लेना होता है तो हमें वहाँ की करेंसी जो है उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये नहीं है कि हाँ उन्होंने जो भी इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, जो भी उनको करेंसी मिली उन्होंने कुछ और अलग से खरीदा नहीं, तो उस पैसों से वो टेक्नोलॉजी को खरीदते थे। तो इस तरीके से जो है चाइना ने ये वाला मॉडल अपनाया। चाइना ने लोगों के हेल्थ केयर के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और इस तरीके से अपनी इकोनॉमी को ऊपर उठाया। बट इकोनॉमी तो अच्छी हो गई थी, 5 से 6% जो है वो इकोनॉमी तो चाइना की बढ़ गई थी, बट इसके साथ साथ 2 से 3% पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। तो पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या हुआ था, जो लोगों को बेसिक चीज़ थी या जो भी चीज़ थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। चाइना ने लोगों की बेसिक नीड्स पूरी कराई, एंड स्पेशली फॉर एजुकेशन के लिए भी चाइना ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। लेकिन इम्प्रूवमेंट तो किया, या पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी, यानी कि 5 से 6% जो है बढ़ी, लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, पॉपुलेशन भी बढ़ती रही। जब पॉपुलेशन भी 2 से 3% बढ़ी तो क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर से वो टेक्नोलॉजी लेते थे ना, कि एग्रीकल्चर की चीज़ों को बेच दिया और उससे टेक्नोलॉजी खरीद ली, तो अब वो सफिशिएंट नहीं था। तो इस तरीके से जो क्राइसिस हमने यूएसएसआर के अंदर पढ़े थे वो सेम क्राइसिस जो थे वो चाइना के अंदर भी एज इट इज चल रहे थे। तो चाइना ने इसके लिए ऐसा नहीं है कि अपनी चीज़ों को बेच दिया या आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को बेच दिया, चाइना ने ऐसा नहीं किया। लोगों की पर कैपिटल जो इनकम थी वो बहुत ज़्यादा लो थी, तो इस वजह से जो है चाइना के अंदर सेम वही क्राइसिस हो गए जो हम पीछे जो है चैप्टर में यूएसएसआर के अंदर पढ़ के आए हैं। अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने 4 मॉडर्नाइजेशन को अपनाया। 4 मॉडर्नाइजेशन में जो मेन लीडर था, यानी कि जो मेन प्रीमियम जो एनलाई था, उसने ही 4 मॉडर्नाइजेशन को अपनाया था 1973 में।
तो इसके अंदर उन्होंने एग्रीकल्चर को, साइंस और टेक्नोलॉजी को, मिलिट्री को, इन सबको जो है इम्प्रूव किया फॉर मॉडर्नाइजेशन के अंदर। डेंग ऑक्सोपिंग ने 1978 के अंदर चाइना के अंदर ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, यानी कि ओपन डोर पॉलिसी से कोई भी आओ, अब भाई चाइना के जो है मतलब डोर जो है वो खुले हुए हैं, कोई भी आके जो है इसमें जो है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकता है चाइना के अंदर। तो इस वजह से चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ऊपर उठाया। कंट्रीज के साथ जो चाइना के आइसोलेशंस कम थे, चाहे वो पॉलिटिकल बिहाफ पे हो, चाहे वो इकोनॉमिक बिहाफ पे हो, वो जो है उन्होंने कम कर दिए और यूएसए से उन्होंने अपने अच्छे रिलेशन बनाए। तो आपकी जो बुक है उसमें आपको एक पिक्चर दी गई है जिसके अंदर चाइना को एक ड्रैगन के तौर पर दिखाया गया है। चाइना को एक ड्रैगन, जो फेस जो है उसका ड्रैगन का लगाया गया है, और एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को दिखाया गया है कि किस तरीके जो है आज के टाइम में जो चाइना इकोनॉमी है वो बढ़ रही है। चाइना के अंदर प्रॉब्लम तो सेम यूएसएसआर की तरह हुई थी, लेकिन चाइना जो है वो शॉक थेरेपी की तरफ नहीं गया, तो उसने इनको बहुत ही पीसफुली तरीके से इन क्राइसिस को ख़त्म किया। और 1982 के अंदर चाइना ने एग्रीकल्चर को प्राइवेट कर दिया। उसके बाद 1998 के अंदर चाइना ने इंडस्ट्री को प्राइवेट कर दिया। तो और फिर उसके बाद उन्होंने एक स्पेशल जोन बनाया, ठीक है, जिसके अंदर वो जो है ट्रेड कर सकते हैं, जिसको SEZ के नाम से भी जाना जाता है। के अंदर क्या हुआ, जब इन चीजों को प्राइवेट कर दिया गया तो चाइना के अंदर जो एग्रीकल्चर था वो इम्प्रूव हुआ, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। एग्रीकल्चर क्यों इम्प्रूव किया कि सारी चीजें जो है पहले उन्होंने क्या कर दी, प्राइवेट कर दी। अब इंडिविजुअल है, मान लो मेरी जगह है, मेरे खेत है, तो मेरे को पता है कि मेरे को उसके लिए कमाना है। तो क्या हुआ, इससे जो फार्मर हुए, जो ज्यादा से ज्यादा जो है वो एग्रीकल्चर करने लगे, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने लगे, जिससे चाइना की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा ऊपर अर्बन एरिया के साथ साथ जो है रूरल एरिया की इकोनॉमी जो है वो भी बहुत ज्यादा ऊपर उठी। चाइना जो है वो वर्ल्ड ट्रेड में सबसे ऊपर जो है वो काम कर रहा है। चाइना की जो इकोनॉमी है उन्होंने FTA को अपनाया है, तो इस वजह से चाइना की जो इकोनॉमी है, आज देखोगे ना, आज सिर्फ ये नहीं कि इंडिया के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो चाइना से आती है, वो बल्कि पूरी की पूरी जो कंट्रीज है, पूरे के पूरे जो वर्ल्ड है उसके अंदर जो है चाइना की चीज़ों का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है। तो चाइना ने जो है ये नहीं कि हाँ गिरा से लगाई और मतलब सब कुछ खत्म कर दिया, तो चाइना ने उस चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया। हमने पढ़ा कि चाइना की जो इकोनॉमी थी वो ड्रामेटिकली चेंज हुई, लेकिन इसके साथ साथ भी क्या हुआ, इसके साथ साथ आज के टाइम में भी अगर हम बात कर रहे हैं, चाइना के अंदर 100 मिलियंस जो लोग हैं वो जॉब की तलाश में है, यानी कि उनको काम नहीं मिल रहा है। अंदर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है, स्पेशली फॉर वुमेन्स को भी प्रॉपर वुमेन्स की कंडीशन तो जैसे कि 18th और 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर थी, इस तरीके से जो है वुमेन्स की कंडीशन है चाइना के अंदर। इसके साथ साथ चाइना जो है इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बावजूद भी एक ग्रेट पावर बन के उभरा है, जिसमें उसने EU को, जापान को, एशिया को, रशिया को भी पीछे छोड़ दिया है। तो चाइना की इकोनॉमी के बात करते हैं कि चाइना के आज हर कंट्री चाइना के साथ जो है वो ट्रेड करना चाहती है। इस तरीके से चाइना जो है, अब चाइना को हम एक ग्रेट पावर के रूप में, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर के रूप में समझ सकते हैं। तो चाइना जो है हमारा एक अल्टरनेटिव सेंटर्स नहीं, अब कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर का बन चुका है।